नमस्कार विद्यार्थियों। आज एक नई शुरुआत कर रहे हैं और आपको कल मैंने अवगत करवा दिया था कि 10 बजे कंटिन्यू हमेशा क्लास रहेगी, रिकॉर्डेड क्लास रहेगी और इनमें कौन सी चीज़ें हम पढ़ने वाले, किन स्रोतों का हम उपयोग करने वाले हैं और वर्तमान में आरपीसी का पैटर्न क्या है उसके आधार पर हम चलने वाले हैं। और उसी क्रम में आज ये पहली क्लास रहेगी जिसमें आपके गुप्त काल दे रखा है, कला दे रखा है, साहित्य दे रखा है और स्थापत्य दे रखा है। 3 बिंदुओं पे हमें विस्तार से डिस्कशन करना है और एमसीक्यू की मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ये सीरीज रहेगी। स्कूल व्याख्याता प्रथम पेपर के लिए जो इतिहास का पोर्शन है उसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं और उसी क्रम में आज ये पहली क्लास है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको कंटिन्यू करते रहना, आप बीच में आपको क्लास मिस मत करना, क्योंकि तारतम्यता बनी रहेगी ना तब तक आपके विषय की समझ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं गुप्त काल पढ़ा रहा हूँ तो कैसे श्रीवास तो उपिंदर सिंह 2 किताबें हैं जो सबसे ऑथेंटिक मानी जाती है, उनके आधार पर ही मैं आपको ये चीजें करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आज की सीरीज का ये पहली क्लास रहेगी और आज का पहला प्रश्न देखो, बिल्कुल मैं आपको जीरो से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है ना, कई बार क्या होता है कि सीधा आपको टॉपिक पे ले जाने से अच्छा है उसकी पहले थोड़ी बहुत अवधारणा हम समझे कि इस काल का क्या महत्व है, गुप्त काल को पूछने का कारण क्या है। वह टॉपिक हमारे मौर्य काल भी तो है, टॉपिक हमारे सिंधु घाटी सभ्यता वाला भी तो टॉपिक लगा सकते थे, वैदिक काल का भी लगा सकते थे, परंतु ये टॉपिक हमारे सिलेबस में क्यों लगा है तो इसका कहीं ना कहीं एक महत्व है, उसका आप जानने का प्रयास करना। पहला प्रश्न देखो कि गुप्त काल को पुनर्जागरण का काल किसने कहा। अब ये मैं जीरो शुरू कर रहा हूं क्योंकि देखो गुप्त काल को पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। इसका मतलब निश्चित रूप से है कि एक तो यहाँ साहित्य का बहुत अच्छा विकास हुआ, ठीक है ना। एक सबसे महत्वपूर्ण है संस्कृत भाषा का विकास। संस्कृत भाषा विद्यार्थी सबसे महत्वपूर्ण है, संस्कृत भाषा का विकास हुआ। साहित्य निश्चित रूप से संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। पहले जब हम पढ़ते हैं कि गुप्त का मौर्य काल तक हम थोड़ी बहुत जानकारी पढ़ते हैं तो वहाँ उसके बाद में जैन और बौद्ध धर्म से उससे पहले हम संबंध पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ प्राकृत भाषा हुआ करती थी, जो क्षेत्रीय भाषा हुआ करती थी। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा परिवर्तन है साहित्य के क्षेत्र में। स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत सारी नवीन शैलियों का विकास हुआ, जैसे गुप्त कालीन जब मिंद्र पढ़ेंगे तो उन मिंद्रों की विशेषता पढ़ेंगे ना, तो उससे पहले ये विशेषता कभी थी नहीं। उसके आधार पे ये पुनर्जागरण का काल कहलाता है। पुनर्जागरण के काल में कोई एक दो बिंदु नहीं होते हैं, बहुत सारे बिंदु होते हैं। स्थापत्य भी होता है और जैसे विज्ञान का उदय मान सकते हैं, क्योंकि इस काल में विज्ञान ने जो प्रकृति की है, जो आर्यभट्ट ने जो सिद्धांत दिए थे, जो वराहमिहिर ने जो सिद्धांत दिए थे, ये पूरा हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसलिए पुनर्जागरण का काल कहलाता है। सीधा ही प्रश्न आ जाए कि पुनर्जागरण का काल किस काल को कहते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में एक ही बिंदु है गुप्त काल, तो आपको वो ही कर देना है। ठीक है ना, तो याद रखना किसने कहा था विद्यार्थियों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना विद्यार्थियों, मैक्स मुलर ने कहा था। मैक्स मुलर ने ये बात कही थी कि गुप्त काल को पुनर्जागरण का काल कहते हैं। पुनर्जागरण के काल में पुनर्जागरण का मतलब ये नहीं है कि पहले नहीं था, पहले भी बातें चल रही थी, मतलब एक नवीन रूप में प्रसार होना किसी चीजों का, वो पुनर्जागरण कहलाता है। जैसे ये साहित्य, संस्कृत भाषा, स्थापत्य, विज्ञान का बहुत बड़ा उदय हुआ था यहाँ पे, तो ये चीजें इसी मिला के रूप में इसको पुनर्जागरण का काल कहलाते हैं। तो एक छोटा सा प्रश्न और बहुत बेसिक रूप से आपको मैक्स मुलर का नाम आपको यहाँ याद है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखो, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये चीजें है। देखो गुप्त काल में कौन सी भाषा एक मानक मान्य भाषा और संपूर्ण देश की राष्ट्रभाषा बन गई, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एग्जामिनर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन कर सकता है, क्योंकि दो चार नाम ऐसे अटपटे दे देगा, ऐसे एक आध परसेंट तो ऐसा आता ही आता है जहां हमें कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए मैं पूरा जीरो लेवल से लेके चल रहा हूँ। ठीक है ना, अब गुप्त काल में मुख्य भाषा मैं कहूँ कि राज्य भाषा, राजभाषा, राजभाषा भी कह सकते हैं, दरबारी भाषा भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो उस काल में, गुप्त काल में दरबारी और राज्य भाषा बन गई थी संस्कृत। संस्कृत के बहुत बड़े परखंड विद्वान हुए थे इस काल में। हम बात करेंगे बाद में कि परिस्थितियों
उससे पहले परिस्थितियां जो रची गई थी, परिस्थितियों में संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं होता था। गुप्त काल में हम पर्याय परिस्थिति का हम उल्लेख करते हैं, पर्याय परिस्थिति का संस्कृत का सबसे बड़ा स्रोत हम इसको मानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये संस्कृत भाषा का उदय गुप्त काल में संस्कृत भाषा को राजभाषा भी बनाया गया था। हम तो ये भी पता हमें जानना चाहिए कि जब हम चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं तो उसके दरबार में हम नवरत्न मिलते हैं, नवरत्न, ठीक है ना। और नौ रत्नों में सर्वश्रेष्ठ था हम पढ़ते हैं कि कालिदास पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये बिंदु आपको याद रखना है, नौ रत्नों वाला। ये चंद्रगुप्त के बारे में हमको नहीं पढ़ना, हमें साहित्यिक विकास पढ़ना। आज का हमारा बिंदु रहेगा गुप्त काल में साहित्य का विकास, उसी के आधार पर हम लेके चल रहे हैं। आपको बस इतना याद रखना है। संस्कृत सीधा ही पूछ ले कि गुप्त काल में राज्य भाषा कौन सी थी, राज्य भाषा किसको बनाया गया था, तो याद रखना संस्कृत भाषा को राज्य भाषा बनाया गया। ठीक है, 2 प्रश्न ये हो गए, बिल्कुल बेसिक। तीसरा प्रश्न देखो, इन चीजों को समझना, क्योंकि देखो आपके एग्जाम में जब आएगा ना, तो सिलेबस में एक ही टॉपिक है, तो आप थोड़ी समझ से भी आप आराम से इसको कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद में सीधा एक गुप्त काल दे रखा है। अब गुप्त काल इसके बाद में सीधा मुगल काल दे रखा है। तो मुगल काल और गुप्त काल में तो रात दिन का अंतर है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप प्रश्न हल कर लोगे। फिर भी अब मेरा बताने का ये प्रयास है कि गुप्त काल में रचित प्रमुख, गुप्त काल में किन किन की रचना हुई थी देखना। तो रामायण, महाभारत और पुराणों का अंतिम रूप दिया गया था। और ये एग्जाम में एक प्रश्न आया था, फर्स्ट ग्रेड में एक प्रश्न आया था कि पुराणों को अंतिम रूप किस काल में दिया गया था, ऐसा प्रश्न आया था। याद रखना, रामायण का भी अंतिम रूप यहाँ दिया गया था, महाभारत को और पुराणों को, इन तीनों को कहते हैं कि अंतिम रूप का मतलब है कि अंतिम रूप से लिखा गया, अंतिम रूप से यहाँ इनको पूर्ण कर लिया गया था। तो महाभारत, रामायण और पुराण, इनको हम मानते हैं कि गुप्त काल में आते आते इनको एक पूर्ण रूप से इसको लिखा गया। फिर आता है नारद आता है, कात्यायन आता है, पराशर आता है और बृहस्पति आती है। स्मृतियां, जितने भी स्मृतियां थी ना, ये भी कहते हैं कि इनकी गुप्त काल में रचना में आती है। ठीक है, ऑप्शन दे देगा आपको कि कौन सी रचना, कौन सी स्मृति गुप्त काल में नहीं लिखी गई, ये सब भी आपको प्रश्न बन सकता है। तो नारद, कात्यायन, पराशर और बृहस्पति, ये स्मृतियां हैं जो कहते हैं कि इस काल में लिखी गई थी। और नारद और बृहस्पति का स्मृति दोनों की विधि विषय है, विधि मतलब कानूनी इनमें विषय है। और कात्यायन स्मृति आर्थिक विषय है, ठीक है ना। ये भी कभी पूछ लेता है कि कात्यायन स्मृति का मुख्य विषय क्या है, तो वो आर्थिक रूप के आधार पर लिखी गई थी। और नारद और बृहस्पति स्मृति दोनों है जो विधि विषयक मानी जाती, ठीक है। तो यहाँ से 2 बिंदु याद रखने, एक तो रामायण, महाभारत और पुराणों को अंतिम रूप दिया गया था। दूसरी ये स्मृतियां, 4 स्मृतियां कहते हैं कि गुप्त काल में लिखी गई थी, गुप्त काल में लिखी गई, ठीक है। तो ये बिंदु आपको याद रखना। ये थोड़ा बहुत ज्यादा एडवांस है, इसलिए मैं साथ में थोड़ा इसको लेके चल रहा हूँ, क्या पता कभी हमारे कोई पर्सन बन जाए, ठीक है ना। चलो, नारद, कात्यायन, पराशर, बृहस्पति और रामायण, महाभारत और पुराणों को कहते हैं कि इनका अंतिम रूप दिया गया था। अब बहुत सारी टीकाएं भी लिखी गई थी, जैसे हम अमरकोश पे पढ़ेंगे तो अमरकोश की टीकाएं हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। 10 कुमार चरित की हम टीका वो भी देखने का प्रयास करेंगे आगे। मैंने पूरा एक सम्मिलित रूप से बताने का प्रयास किया है, ठीक है। तो ये तीसरा प्रश्न था, ये गुप्त काल में हुआ था, ठीक है। अब इसको आप समझना, क्योंकि गुप्त काल में हमें एक संस्कृत का सबसे बड़ा स्रोत मिलता है, पर्याय प्रशस्ति, ठीक है ना। पर्याय प्रशस्ति में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था, और यही से कहते हैं कि गुप्त काल में संस्कृत विषय का उदय होता है। और उसके बाद में समुद्रगुप्त के बाद में आते आते चंद्रगुप्त द्वितीय ने के काल में तो ये बहुत प्रसिद्ध हो गई थी, ठीक है ना। फिर कुमार गुप्त के काल में भी ये चलता रहा था, जो प्रसिद्धियों का जो निर्माण हुआ, प्रशस्तियों का निर्माण, ठीक है ना। अब गुप्तकालीन हरिशैन, ये मैं आपको थोड़ा एडवांस में क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि देखो गुप्त काल में हमें पढ़ना है साहित्य। तो साहित्य में हमें भाषा का जो सुधार हुआ है, भाषा में जो परिवर्तन हुआ है, भाषा का जो महत्व बढ़ा है संस्कृत का, तो भाषा संस्कृत का महत्व बढ़ा है। तो इन 3 विद्वानों का भी मैं पढ़ूंगा आपको, एक हरिशैन है, एक वस्तुवटी है और एक
और विद्वान है वीरसेन नामक ऐसा विद्वान है। 3 ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने गुप्त काल में प्रशस्तियों की रचना की और संस्कृत भाषा को बहुत बढ़ावा दिया था। इसी के कारण ये संस्कृत भाषा राजभाषा बन गई थी। ठीक है ना। तो गुप्त काल में हरिसेन आपको सबको ही पता है। हरिसेन तो सबको ही पता है क्योंकि समुद्रगुप्त की उपलब्धियों, समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है और ये प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार था विद्यार्थियों। तो ये संस्कृत भाषा के विकास का ये प्रसिद्ध होने का ये एक सबसे बड़ा कारण है। ये भी इसको माना। इसके पूरी डिटेल में पढ़ दो। ये विद्रभी और गोडी शैली का आचार्य था। विद्रभी उस समय विद्यार्थी शैली चलती थी लेखन की, ठीक है ना। और गोडी शैली का ये आचार्य था। ये समुद्रगुप्त को सेनापति और विदेश सचिव भी था। इसको संधि विग्रहिक कहते हैं। जैसे इसको पढ़ना आपको नहीं है, बता देता हूं। संधि विग्रहिक, संधि विग्रहिक भी कहते हैं। विदेश सचिव इसको समुद्रगुप्त का था। ये समुद्रगुप्त का एक सेनापति था। ये हमें डिटेल नहीं जाननी है। इसने प्रयाग प्रशस्ति विशुद्ध रूप से संस्कृत में लिखी थी विद्यार्थियों। प्रयाग प्रशस्ति की रचना विशुद्ध रूप से संस्कृत में लिखी थी और ये चेंपू शैली लिखा गया, यानी गद्य और पद दोनों में लिखा था। जो रचना गद्य और पद में लिखी जाती है उसको कॉमन रूप से चेंपू शैली में कहा जाता है। ठीक है ना। इस प्रशस्ति को काव्य की उपमा दी गई है। इस प्रशस्ति को काव्य की उपमा दी गई। तो हरिसेन के बारे में हमें छोटी सी जानकारी याद रखनी है कि यह समुद्रगुप्त का दरबारी कवि भी था, सेनापति भी था और इसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना की भाषा पूछ ले कभी तो संस्कृत याद रखना और चेंपू शैली में लिखा गया है। बस इतना आपको यहाँ से याद रखना है ना। पूरा मैं 0 लेवल से मैं चल रहा हूँ। मैं सीधा कालिदास ही शुरू कर देता, परंतु आपकी थोड़ी अवधारणा समझ में नहीं आती क्योंकि रचनाओं से पहले क्या है कि ये परिस्थितियों का रचना हुई थी। याद रखना विद्यार्थियों। क्योंकि देखो रचना का तो हमें कहीं उल्लेख मिलता नहीं है, स्रोत के रूप में नहीं मिलता है, परंतु ये जो प्रशस्तियां लिखी गई थी ना ये अभी भी उपलब्ध है। ये प्रशस्तियां अभी लिखी गई है, ये अभी भी उपलब्ध है। तो संस्कृत भाषा के विकास में ये प्रशस्तियों वाला बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। और ये गुप्त काल में 3 प्रशस्तियां आपको याद रखनी है। उसमें पहली प्रशस्ति आपकी आएगी ये प्रयाग प्रशस्ति। अब प्रयाग प्रशस्ति में क्या है क्या नहीं है वो एक राजनीतिक पक्ष है। उसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है, समुद्रगुप्त की नीतियों का उल्लेख है। तो वो हमको वहां नहीं जानना, हमको बस इतना जानना है कि संस्कृत भाषा का इसमें योगदान क्या है। इतना बिंदु आपको यहाँ से। तो हरिसेन के बारे में ये छोटी सी जानकारी है। आपको कोई डाटा नया लग रहा है, आपके पास नोट्स है, आपके पास किताब है, उसमें लग रहा है कि ये बिंदु नहीं मिल रहा है या फिर ये लाइन नहीं मिले तो उसमें आप साथ में ऐड करते चलो। या फिर जो लोग 0 से तैयारी शुरू कर रहे हैं इस पोर्शन के लिए तो उनका आप अलग से नोट्स बना लो, सबसे बेस्ट। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। 3 विद्वानों का आपको याद रखना, एक हरिसेन का याद रखना है, एक वीरसेन। गुप्तकालीन विद्वान वीरसेन के बारे में कौन सा कथन सही? जितना प्रसिद्ध समुद्रगुप्त को हरिसेन ने किया था उसी प्रकार प्रसिद्ध किया था चंद्रगुप्त द्वितीय को इस। वीरसेन के बारे में ये पाटलिपुत्र का निवासी था, ठीक है ना। वीरसेन पाटलिपुत्र का निवासी था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय का सचिव रह चुका था। इसने उदयगिरी गुहा लेख की रचना की थी, याद रखना। उदयगिरी गुहा लेख की रचना इसने की थी, याद रखना। ये लेख शब्द अर्थ न्याय व्याकरण राजनीति आदि का मर्मज्ञ कहा गया। इस लेख में इसको कहा गया कि ये शब्द अर्थ न्याय व्याकरण राजनीति का मर्मज्ञ भी इसको कहा गया है। तो वीरसेन के बारे में सीधी सी एक बात याद रखनी है, एक तो इसका ये दरबारी कवि था, एक उदयगिरी गुहा लेख की स्थापना की थी। तो वीरसेन के बारे में बस इतना ही आपको याद रखना है। एक बिंदु इसमें साहित्य संस्कृत के विकास में एक बिंदु इसका और आएगा और वो है ये वस्तु पट्टिका। अच्छा प्रश्न बनाना, कभी प्रश्न बनाना तो बहुत शानदार। गुप्तकालीन संस्कृत विद्वान वस्तु भट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है? ये कुमारगुप्त प्रथम का दरबारी कवि था, ठीक है ना। ये कुमारगुप्त के बारे में तो विद्यार्थियों बहुत विस्तार से प्रश्न बनता है। कुमारगुप्त के काल में जितने भी अभिलेख रचे गए थे वो हमें नहीं पढ़ना है। इसको व्याख्या विषय के सब्जेक्ट में आपको जब मैं वो कला से शुरू करूंगा तो वहां आपको अच्छे से बिंदु समझाऊंगा, ठीक है ना। तो वस्तु भट्टी याद रखना, कुमारगुप्त प्रथम के दरबारी कवि था। इसने मंदसौर प्रशस्ति की रचना,
मंदसौर प्रशस्ति की रचना की थी इसने, ये सबसे मोस्टली है। ये 400 कहीं किताबों में 472 भी दे रखा है और कहीं में 4, ये कैसी श्रीवास्तव में दे रखा है, कैसी श्रीवास्तव में ये तिथि दे रखी, कैसी श्रीवास्तव में ये तिथि 473 ईस्वी इसके अंदर दे रखी है कि इस काल में इसका रचना करता है। जब ये मान लो संवत निकाल दें तो 5 तो 29 आती है, ठीक है ना। इसमें दशमपुर में सूर्य मंदिर बनवाने का उल्लेख मिलता है। इसमें कुल 44 श्लोक, सबसे मोस्टली बिंदु ये श्लोक वाले, सलगों वाले, कितने सर्गों में रचा गया था, आगे मैंने पूरी डिटेल से चर्चा की है कि कौन सी रचना कितने सर्गों में, कितने खंडों में, कितने भागों में, कितने अंकों में लिखी गई थी। बस ये बिंदु आप याद कर लेना, इस साहित्य वाला मैटर आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। कौन सी पुस्तक किसने लिखी, प्रश्न यही बनता है कि कौन सी पुस्तक असत्य है, कौन सी पुस्तक सही सुमेलित नहीं है, कौन सी पुस्तक इसकी रचना नहीं है। बस इस प्रकार का यहाँ से प्रश्न बनता है। इस पर कालिदास का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। देखो जब भी हम कालिदास पढ़ेंगे ना तो एक कहते हैं कि एक मत घटना चलती है कि कालिदास गुप्त काल का था या नहीं था। अब गुप्त काल का कालिदास था या नहीं था, इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये मंदसौर प्रशस्ति है। क्योंकि जो कालिदास की शैली रही है ना लेखन की, चाहे वो काव्य, खंड काव्य, चाहे महाकाव्य क्यों ना हो, उसी क्रम में कहते हैं कि से शैली मंदसौर प्रशस्ति में अपनाई गई थी। तो मान के चल सकते हैं कि कालिदास का इस पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है और इसी कारण इसको कालिदास को गुप्तकालीन मानने का यह सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। तो कहीं ना कहीं यह बिंदु भी हमारे दृष्टिकोण से बहुत है, ठीक है। तो 3 कवि हमने देख लिए, एक देख लिया हमने हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति, एक वीरसेन हमने देख लिया उदयगिरी का लेख, और तीसरा आता है ये वस्तु भट्टी जिसने मंदसौर प्रशस्ति की रचना की थी। और ये संस्कृत के प्रारंभ में गुप्त काल में ये 3 विद्वानों का बहुत बड़ा योगदान। तो ये संस्कृत भाषा के विकास में भी हम इसको पढ़ रहे हैं और हमारा बिंदु ये साहित्य वाला ही चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई होगी और बिल्कुल बेसिक रूप से आपको मैंने बता दिया है, 0 लेवल से मैंने शुरू किया है क्योंकि ये बातें बतानी जरूरी थी। ये नहीं बताते तो आपको पता नहीं चलता कि गुप्त काल में संस्कृत का महत्व क्या था, ठीक है ना। तो संस्कृत का महत्व सबसे पहले इन विद्वानों ने बताया था, इन विद्वानों ने अपनी रचनाओं में बताया था, बाद में कालिदास ने इसको बहुत ज्यादा विस्तार से करवाया था, ठीक है ना। इसलिए तो कहते हैं ना कि ये एक क्रमबद्ध रूप से चल रहा है, ठीक है ना, क्रमबद्ध रूप से ये चल रहा है, ठीक है। 6 प्रश्न ये हो गए। 7वां प्रश्न देखो, कालिदास के बारे में हमें पूरी डिटेल से पढ़नी क्योंकि प्रश्न कालिदास का ही आता है, चाहे वो कालिदास की रचनाओं के बारे में ही क्यों ना हो, या फिर हम बात करें कालिदास के कुछ विशेषताओं के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। कालिदास की रचनाओं का मुख्य विषय क्या रहा है, तो पूरा मैं आपको पूरा विस्तार से बता रहा हूँ। चाहे उसके महाकाव्य हो, खंड काव्य हो, या फिर उसके जो 3 नाटक हैं उनके बारे में हमें कितने सर्गों में क्या मैटर रहा है, पूरा हम विस्तार से जानने वाले हैं। क्योंकि ये हमने शुरू किया है तो निश्चित रूप से हमको एक उच्च स्तर तक लेके जाना है, जहां आपको प्रश्न गलत नहीं हो, वहां संभावना समाप्त हो जाएगी विद्यार्थियों, ठीक है ना। उसी क्रम में देखो कि गुप्तकालीन प्रमुख विद्वान कालिदास के बारे में कौन सा कथन सही। ये उज्जैनी नगर का रहने वाला था, पूरा 0 लेवल से करवा रहा हूं, विद्या याद रखना, क्योंकि कालिदास के बारे में पूरी डिटेल हमको जाननी पड़ेगी। उज्जैनी नगर का रहने वाला था, सीधा प्रश्न आ जाएगा कि कालिदास किस नगर का रहना, ऐसे प्रश्न आते हैं। पिछली बार एक एग्जाम में प्रश्न आया था कि वराहमिहिर किस सदी का था, सीधे प्रश्न आ गया था। अभी जो एग्जाम हुई थी पिछले में, मैं आपको एक क्लास उसकी प्रॉपर करूंगा, लगभग 2015 से 2022 तक जितने भी फर्स्ट ग्रेड के प्रथम पेपर में जो इतिहास के प्रश्न हुए हैं उसके लगभग 2 घंटे की रिकॉर्डेड क्लास मैं उसको तैयार कर रहा हूँ। तो वो मैं करवाऊंगा, तब आपके समझ में आएगा कि हमारे टॉपिक में से पूछा क्या है। बीच में वो मैं कभी एक बार उसको करवा दूं, ठीक है। तो उज्जैनी नगर का रहने वाला था, इसको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। सीधा प्रश्न आता है कि भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, तो वो कालिदास को कहते हैं। डॉक्टर भंडारकर और वी मीरासी जैसे विद्वान इसको चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में शामिल मानते हैं, ठीक है ना। एक विवाद चलता है कि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था या नहीं था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था, 9 रत्नों में शामिल था, ये बात कहने वाले हैं एक तो डॉक्टर भंडारकर है, एक वी मीरासी, ठीक है।
ये संस्कृत के सुप्रसिद्ध कवि भी थे। कालिदास को रस सिद्ध कविश्वर भी कहा जाता है। मोस्ट विद्यार्थियों अंडरलाइन करके आप अलग से नोट लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आप लिख लेना विद्यार्थियों, क्योंकि कालिदास को रस सिद्ध कवि स्वर भी कहा जाता है। ये लाइन में आपके गाइड में होगी नहीं होगी, आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी है, ये तो आपको ये जरूर एक अलग से नोट कर लेना है कि कालिदास को रस सिद्ध कविश्वर भी कहा जाता है। इसने 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य और 3 नाटक की रचना की। याद रखना विद्यार्थियों, आपको एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए खंड काव्य के स्थान पर एक नाम और मिलता है, गीति काव्य। मुझे लगता है कि ये विद्यार्थी आपको कंफ्यूजन करने के लिए देगा, सीधा ही प्रश्न देगा एग्जाम में कि कालिदास ने कितने या फिर कालिदास की कौन सी रचना गीति काव्य कहलाती है। वहां खंड काव्य ऑप्शन में नहीं होगा, याद रखना विद्यार्थियों। तो ये गीति काव्य शब्द जरूर याद रखना, मेरे अनुसार सबसे मोस्ट है। आप किताब में नहीं है तो ये अलग से इसको आप लिख लेना कि खंड काव्य को दूसरा नाम गीति काव्य भी, ठीक है। तो 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य और 3 नाट्य की रचना की थी। कुल मिलाकर इनके 7 ग्रंथों का हमें उल्लेख मिलता है, 7 ग्रंथों का हमें उल्लेख मिलता है। एक और रचना है इसके अलावा कुंतलेश्वर द्वितीयम नामक रचना भी इसकी मानी जाती है। कुंतलेश्वर द्वितीयम नामक रचना भी कहते हैं कि कालिदास की मानी जाती है, ठीक है ना। तो कालिदास के बारे में प्रारंभिक जानकारी हमें इतनी समझनी है कि वो उज्जैनी नगर का रहने वाला था, भारत का शेक्सपियर भी उसको कहते हैं, और चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में यह शामिल था, इसको ये भी मानता है। संस्कृत का बड़ा विद्वान था और रस सिद्ध कविश्वर के नाम से भी यह प्रसिद्ध था। मोस्टली ये लाइन आपको याद रखनी है। 2 काव्य, 2 खंड काव्य, 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य और 3 नाटकों की रचना की है। खंड काव्य को हमें गीति काव्य भी कहा जाता है। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना विद्यार्थियों। मैंने राजस्थान इतिहास वाली क्लास में मैंने जब पढ़ाया था, मैंने वहां आपको बताया था कि मैंने ये कहा था ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, और वो ही लाइन विद्यार्थियों असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछी गई थी। तो थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है एग्जामिनर को पता है कि पढ़ते सब हैं, परंतु जो तरीके से पढ़ेगा वो प्रश्न हल कर लेगा। तो गीति काव्य वाला बिंदु अच्छा सा याद रखना, और ये थोड़ा हिडन सा प्रश्न है, रस सिद्ध कवि स्वर के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो कालिदास के बारे में ये थोड़ी एडवांस जानकारी है। अब हम कालिदास की रचनाओं के बारे में भी जिक्र करेंगे, कौन सी क्या रचना रही है, इनका क्या विषय रहा है, और उसमें कौन सी कथाओं का वर्णन है, कितने सर्गों में विभाजित है, तो पूरा मैं डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलो कालिदास के 2 खंड काव्यों की रचना के बारे में बताइए। खंड काव्य, ठीक है ना। खंड काव्य मतलब गीति काव्य। एग्जाम में पूछता है, सीधा ही प्रश्न आता है कि कौन सा खंड काव्य है, कौन सा महाकाव्य है, कौन सा नाटक है। तो आपको एक तो सीधा सा नाम, 7 नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, तीनों आपको अलग अलग याद करने हैं, खंड काव्य, महाकाव्य और नाटक, ठीक है। इनके बारे में अब खंड काव्य में पहला है ऋतुसंहार। ऋतुसंहार ये कालिदास की प्रथम काव्य रचना है। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है विद्यार्थियों कि कालिदास की प्रथम काव्य रचना कौन सी है। कालिदास की प्रथम काव्य रचना कौन सी है, तो वो ऋतुसंहार है विद्यार्थी। ऋतुसंहार क्या है, एक खंड काव्य है जो इसमें 6 सर्गों में विभाजित है। मोस्टली विद्यार्थियों ये जो मैं बता रहा हूँ ना 6 सर्ग, बस ये बिंदु आप साथ साथ रटते रहना, आपके गाइडों में ये है या नहीं है आप ध्यान रखना। ये कितने सर्गों में विभाजित है, मोस्टली यहाँ से एक प्रश्न बनता है, कितने सर्गों, ठीक है। इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है, इतना आपको याद रखना है कि इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है। कालिदास का यह प्रथम महाकाव्य है और 6 सर्गों में ये विभाजित है। ये एक खंड काव्य ये हो गया। दूसरा खंड काव्य है मेघदूत। मेघदूत ये 2 भागों में विभाजित है। ये आपको जानकारी थोड़ी एडिशनल दे रहा हूं क्योंकि ये कोई भी किताब में ये मिलता नहीं है। 2 भाग, ठीक है। ये वीर्य गाथा युक्त रचना है, वीर्य गाथा युक्त एक रचना है। इसमें रामगिरी पहाड़ी पर यक्ष और उसकी प्रियतमा का वियोग वर्णन मिलता है।
ठीक है। होता क्या है कि कुबेर नगरी का जो एक राजा होता है, मैं आपको राजा का नाम बता देता हूँ। हाँ, कुबेर नगरी का राजा था अलगपुरी के कुबेर, अलगपुरी के कुबेर, अलगपुरी के कुबेर, अलगपुरी के कुबेर ने कहते हैं कि यक्ष को एक सजा के तौर पर रामगिरी पहाड़ी पर भेज दिया था। और रामगिरी पहाड़ी पर जो बादल गुजरते थे ना, मेघदूत बादल गुजरते थे, उन बादलों से वो अपनी प्रियतम को संदेश भेज रहे थे, याद कर रहे थे। तो उसी क्रम में ये एक मेघदूत एक खंड काव्य है। तो याद रखना, एक वीर्य गाथा युक्त है, ठीक है ना। अब पर्सन कैसे भी घुमा के दे सकता है कि कौन सा कथन, कौन सा रचना, कौन सी खंड काव्य महाकाव्य वीर्य गाथा युक्त है, प्रथम महाकाव्य कौन सी है, कितने खंडों में विभाजित है, ये वाला मैटर पूछे या नहीं, इतना नहीं पूछता कि उसमें ये वीर्य गाथा किसकी रचना है, इतना एग्जाम क्योंकि आपके लेवल ना उसके आधार पे चलता है। फिर भी मैं एडवांस लेके इसको चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो कालिदास के 2 खंड काव्य हैं, इसको गीति काव्य भी कहते हैं। ऋतु संहार है, 6 ऋतुओं की रचना इसमें मिलती है, 6 सर्गों में है। और प्रथम ये कालिदास का काव्य रचना है। मेघदूत का याद रखना 2 खंडों में विभाजित है, ठीक है। बाकी इतना आपको डिटेल, इतना मुझे लगता है कि इनफ है, इसके आपको एडवांस आपको नहीं जाना। तो 2 तो ये विद्यार्थियों खंड काव्य थे और 2 है महाकाव्य, ठीक है। कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य के बारे में कौन सा कथन सही है? एक तो है कुमार संभव, जो 17 सर्गों में विभाजित है, मोस्टली विद्यार्थी सबसे मोस्ट। इसमें शिव और पार्वती के पुत्र कुमार की जन्म कथा का वर्णन है। कुमार की जगह का नाम मिलता है कार्तिकेय, कार्तिकेय नाम भी यहाँ हमें मिलता है। कुमार किसी किताब में कुमार भी दे रखा है, किसी किताब में कार्तिकेय भी दे रखा है। तो कुमार शंभु याद रखना 17 सर्गों में विभाजित है और शिव पार्वती के पुत्र कुमार की जन्म कथा का इसके अंदर वर्णन हमको मिलता है, ठीक है ना। दूसरा महाकाव्य है रघुवंश, ये 19 सर्गों में विभाजित है, कालिदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य। याद रखना, ये चीजें मैं आपको अंडरलाइन करवा रहा हूं। कालिदास की प्रथम काव्य रचना ऋतु संहार, ठीक है, वीर्य गाथा युक्त मेघदूत। याद रखना, रघुवंश ये कालिदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य, कालिदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य। अब इसमें है क्या, राम के पूर्वजों का वर्णन है, राम कथा का वर्णन मिलता है। जो कहते हैं कि राम कथा काल्पनिक है, जो कहते हैं कि राम कथा काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है, तो ये एक स्रोत भी है उसका कि रघुवंश में हमें कालिदास द्वारा रचित राम कथा इसका अंदर वर्णन मिलता है। इसमें राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक 40 इक्ष्वाकु राजाओं का वर्णन मिलता है, 40 इक्ष्वाकु राजाओं का वर्णन मिलता है। तो रघुवंश में आपको स्पेशली याद रखना है, 2 बिंदु याद रखने हैं। एक तो 19 सर्गों में विभाजित है, कालिदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, और राम के पूर्वजों और राम कथा का इसके अंदर वर्णन मिलता है। तो ये कालिदास के 2 महाकाव्य हैं। एक है कुमार शंभु जो 17 सर्गों में विभाजित है, शिव पार्वती कुमार पुत्र के जन्म की कथा का है। फिर है रघुवंशम, 19 सर्गों में है, कालिदास का सर्वश्रेष्ठ संस्कृत महाकाव्य माना जाता है, ठीक है ना। तो 2 बिंदु आपको यहाँ से ये याद रखना। इतनी एडवांस जानकारी मुझे लगता है इनफ है, इससे ज्यादा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं जानना, ठीक है। 10% देखो, ठीक है, मैं इसको ठीक कर देता हूं। चलो, कालिदास द्वारा रचित प्रमुख 3 नाटक के बारे की रचनाओं में बारे में कौन सा कथन सही है? एक है मालवी का अग्निमित्र, ये नाटक है विद्यार्थी, ये नाटकों की रचना है मालवी का अग्निमित्र। इसमें 5 अंकों में कालिदास की प्रथम नाट्य रचना मानी जाती। अब ऑप्शन क्या देगा आपको कि कालिदास की कौन सी रचना, कालिदास का कौन सा नाटक प्रथम रचना माना जाता। तो प्रथम रचना याद रखना मालवी का अग्निमित्रम है और ये 5 अंकों में विभाजित। ये मैं आपको बार बार गोला क्यों कर रहा हूं, क्योंकि प्रश्न बना तो यहाँ से कंफर्म एक प्रश्न यहाँ से बनने वाला, विषय पूछे या नहीं पूछे, या पूछ लेगा कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, कौन सा प्रथम महाकाव्य है, कौन सा वीर्य युक्त काव्य है, तो ऐसा बिंदु आपको कभी एग्जाम में मिलेगा। शुंग शासक अग्निमित्र तथा मालविका के पण्य कथा का वर्णन है,
ठीक है, ये तो नाम से ही मिल जाता है मालविका अग्निमित्र। ठीक है, खंड कितने याद रखना, एक है विक्रमवंशीय 5 अंकों में है, पूर्वा तथा उर्वशी के प्रणय कथा का वर्णन, ये अच्छा प्रश्न बन सकता है। सीधा ये आपको एग्जाम दे दे कि कालिदास की कौन सी रचना का कथानक पूर्वा एवं उर्वशी का में प्रणय कथा का मिलता है, तो मैं आपको पूरा साथ में लेके चल रहा हूँ। ठीक है ना, तो विक्रमवंशीय 5 अंकों में विभाजित है और ये मालविका अग्निमित्र भी 5 अंकों। ये विषय इनके थोड़े थोड़ा अभी कभी आप समय मिले तो इनको आप साथ में थोड़ा एडिशनल रूप से याद कर लिया। ठीक है, 2 नाटक ये हो गए और तीसरा नाटक ये है। कालिदास द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में कौन सा कथन है, ये मैंने आपको अलग से करवाया है क्योंकि ये इसका थोड़ा महत्व ज्यादा है। जितनी भी रचनाएं हुई है ना, उनमें इस नाटक का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है कालिदास को प्रसिद्ध करने। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में देखना, ये कथानक महाभारत के आदि पर्व से लिया गया। सबसे मोस्ट इस प्रश्न का कोई बिंदु है तो ये है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं मैं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको लगा रहा हूं कि अभिज्ञान शाकुंतला का विषय किस स्थान से लिया गया है, तो महाभारत के आदि पर्व से लिया गया। विद्यार्थी ये अलग से नोट कर लेना, आपके किताब में है या नहीं है, इसको अलग से आप नोट कर लेना कि महाभारत के आदि पर्व से इसका कथानक लिया गया है। ठीक है, ये संपूर्ण संस्कृत साहित्य का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है, स्टार लगा के याद कर लेना इस चीज को, कि संपूर्ण संस्कृत साहित्य का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम, सर्वोत्कृष्ट संस्कृत साहित्य का। ठीक है, ये 7 अंकों में लिखा गया है, सबसे मोस्टली विद्यार्थी याद रखना 7 अंकों में इसको लिखा गया। इसमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और शाकुंतला के प्रणय कथा का वर्णन मिलता है। हस्तिनापुर का इसमें उल्लेख मिलता है विद्यार्थी याद है, उल्लेख, हस्तिनापुर का उल्लेख। राजा दुष्यंत और शाकुंतला के प्रणय कथा का वर्णन मिलता है। जर्मन कवि गेटे ने इस महाकवि की प्रशंसा की है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है विद्यार्थियों, याद रखना। जर्मन विद्वान गेटे क्या कहता है इसके बारे में कि पृथ्वी और जमीन, सॉरी, स्वर्ग और पृथ्वी में कुछ देखने लायक है तो वो ये नाटक है। गेटे ने ये कहा था कि पृथ्वी और स्वर्ग में से कोई एक, दोनों में से कुछ आपको मैं पढ़ने के लिए सुझाव दूं तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि अभिज्ञान शाकुंतला पढ़ना। तो इसके बारे में एक कथन मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, बस आपको गेटे याद रखना। प्रश्न आ जाए अभिज्ञान शाकुंतला के प्रशंसा किस जर्मन विद्वान ने की, किस विद्वान ने की थी, तो वो कवि गेटे था विद्यार्थी, मोस्टली याद रखना है। अभिज्ञान शाकुंतला के बारे में ये कथन कहा था। क्या कहा था मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। हाँ, एक ही बात, ये एक ही चीज कही थी, ठीक है ना। इतना कथन याद नहीं रहता, फिर भी मैं आपको पूरा डिटेल, गेटे वाला जरूर आप बिंदु याद रखना। तो अभिज्ञान शाकुंतला के बारे में याद क्या रखना है, एक तो 7 अंकों में विभाजित है, सबसे मोस्टली ये है। ये महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है, इसको आपको अलग से याद रखना है। और संस्कृत साहित्य, संपूर्ण संस्कृत साहित्य का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय कथा का उल्लेख है। कवि गेटे ने इसकी प्रशंसा के बारे में अपने एक शब्द कहा है, एक कोटेशन कहा है, बस इतना आपको यहाँ से याद करना है। ये थे कालिदास के बारे में। एक प्रश्न मैंने कालिदास का और बनाया है जो थोड़ा हिडन प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न कभी बन गया ना, वहां विद्यार्थियों का कंसेप्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि ये गाइडों में, किताबों में कहीं डाल ही नहीं रखा है। याद रखना कि कालिदास की कौन सी रचना लघु त्रयी में शामिल नहीं है। विद्यार्थी, कालिदास की कौन सी रचना लघु त्रयी में शामिल नहीं है। इस प्रकार का प्रश्न कभी बने ना तो थोड़ा एडवांस में लेके चल रहा हूं कि कालिदास की कौन सी रचना लघु त्रयी कहलाती है, ऐसा पूछ ले, या फिर लघु त्रयी में शामिल नहीं है। लघु त्रयी का मतलब है कि 3 ग्रंथ, तो वो लघु त्रयी में शामिल कौन सी नहीं है। कुमार शंभु शामिल है, रघुवंश शामिल है, मेघदूत शामिल है, परंतु विक्रमोवंशी शामिल नहीं। एक छोटा सा बिंदु आपको अलग से याद रखना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हिडन होती है, आरपीएससी हिडन प्रश्न पूछती है। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो हमको जानना ही पड़ेगा। ठीक है,
तो लघुत्रय में शामिल नहीं पूछ ले तो विक्रम वंश है, इसमें कोई शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों शामिल। कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत, ये तीनों लघुत्रय में इसको शामिल किया गया है। जबकि बस 3 आपको नाम याद रखने बस, ठीक है, बाकी हमारा काम आराम से इसका हो जाएगा। तो ये था विद्यार्थियों कालिदास। कालिदास के बारे में मैंने पूरी डिटेल से चर्चा कर दी है। 1-2-3 मैंने जो बिंदु बताए हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, कौन सी सर्वश्रेष्ठ है, कौन सी प्रथम है, कौन सी दुखांत नाटक है, सॉरी कौन सी वीर्य गाथा का वर्णन करती है, और कितने सर्गों में विभाजित है। मेरी ये लाइन आप अलग से याद रखना, कितने सर्गों में विभाजित है, ठीक है, सर्गों वाला बिंदु आप अच्छे से याद कर। चलो आगे बढ़ते। ये एक शानदार प्रश्न बनता है। तो ये प्रश्न बनने का थोड़ा महत्व अलग है विद्यार्थी, ठीक है ना। तो एग्जामिनर जब प्रश्न बनाता है ना, तो निश्चित रूप से वो सोचता है कि परंपरा से हट के प्रश्न बने। परंपरागत रूप से बन रहा है तो निश्चित रूप से 60-70% परंपरागत रूप से बनते हैं। परंपरागत रूप का मतलब, गुप्त साहित्य का मतलब यही हो गया कि कौन सी रचना किसने की। मैं सीधा ही अभी आपको 15-20 नाम दे देता कि विद्यार्थियों ये याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो वो एक ऐसा क्या है कि पल्ला झाड़ने वाली बात हो जाएगी। परंतु वर्तमान ट्रेंड के अनुसार चल रहे हैं, और गुप्त काल में हमेशा ही प्रश्न बनता है कौन सी रचना किसकी है, सत्य असत्य के बारे में पूछ लेता है। वर्तमान में थोड़ा ट्रेंड है, उसके आधार पर हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। कि गुप्तकालीन शूद्रक के नाटक मर्चकटिकम के बारे में कौन सा कथन सही है। शूद्रक के मर्चकटिकम के बारे में कौन सा कथन सही है। अब मर्चकटिकम के बारे में कौन सा कथन सही है, सीधा ही प्रश्न आता है कि मर्चकटिकम की रचना किस कवि ने की। गुप्तकालीन मर्चकटिकम की रचना किसने की थी, या कौन सी रचना शूद्रक की मानी जाती है। तो दोनों तरीके से आपको प्रश्न याद रखना है। मर्चकटिकम शूद्रक, ये 10 अंकों में रचित है। ये देखो मैं बार बार आपको ये बिंदु दर्शा रहा हूं, 10 अंकों में रचित है। इसका अर्थ है मिट्टी के खिलौना गाड़ी। ये जो मर्चकटिकम है ना, इसका अर्थ है विद्यार्थी, मिट्टी की खिलौना गाड़ी, ये मर्चकटिकम का अर्थ माना जाता है। इसमें ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त तथा उज्जैन की वसंत सेना नामक गणिका की प्रणय कथा का उल्लेख मिलता है ना। अब एग्जामिनर क्या कहेगा, एग्जामिनर आपके सामने ना ये एक कथन दे देगा, ये कथन, ठीक है ना। जैसे हमें वैदिक काल जब पढ़ते हैं, तो वैदिक काल में जब हम पढ़ते हैं ना कि कौन सा बिंदु हमें मिला, जैसे शतपथ ब्राह्मण में कौन सा है, और भी अन्य सारे बहुत सारे वो पुराण उसमें कौन से दे रखे हैं, उसी प्रकार का ये कथन अपना एग्जाम में दे देगा ना, कि ये कथन दे देगा कि ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त तथा उज्जैन की वसंत सेना की प्रणय कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो वहां आपको 3-4 ऑप्शन होंगे। मर्चकटिकम, उसमें आपको मेघदूत भी होगा, उसमें और भी बहुत सारे कथन होंगे, बहुत सारे किताबों के नाम हो सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये बिंदु मेरे दृष्टिकोण से जहां मुझे लग रहा है ना कि ये आपको थोड़ा एडवांस में यहाँ जाना चाहिए, थोड़ा एडवांस में आते सर्गों का याद कर लेना, और उसमें कौन सा विवरण है सबसे मोस्टली मुझे लगता है कि ये बिंदु बनने वाला आगामी परीक्षा, ठीक है ना। तो ये मर्चकटिकम का ये कह सकते हैं कि ये एक चरित्र है, ये संस्कृत रचित नाटक है, नाटक के विद्यार्थी ना प्रश्न घुमा के क्या दे देगा कि कौन सी गुप्तकालीन रचना नाटक नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न दे सकता है। तो कालिदास के 3 याद रखना, अभी मैं पूरा क्रम बता रहा हूं, अब ये हो जाएगा मर्चकटिकम। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न इस प्रकार के लेके चलना हमको, ठीक है ना। कालिदास के 3 नाटक और ये मर्चकटिकम ये भी एक नाटक है, और मिला के प्रश्न बना दे कि कौन सी गुप्तकालीन रचना नाटक नहीं है, नाटक नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का प्रश्न बनता है, तो ध्यान रखना। ऐसा पहली बार हुआ कि राजा परिवार को छोड़कर समाज के मध्यम वर्ग को अपना नाटक का पात्र बनाया था। ये इसी कारण ये रचना सबसे प्रसिद्ध रचना है, क्योंकि अभी तक जितनी भी रचनाएं रचनी गई, जैसे मालवीय का अग्निमित्रम है तो वो राजा का उल्लेख करती है, ठीक है ना। और आगे भी बहुत सारी रचना आएगी, वस्त्राज उदयन के बारे में भी आएगी, बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो राजाओं के परिणय संबंध का उल्लेख करती है, एक राज परिवार का संबंध बताने का प्रयास करते हैं। परंतु ये मर्चकटिकम विद्यार्थियों पहली रचना है जिसमें मध्यम वर्ग को अपना नाटक का पात्र बनाया है। तो ये चारुदत्त था ना, ये बहुत गरीब था विद्यार्थी, ब्राह्मण व्यापारी था,
परंतु बहुत गरीब था, गरीब भी कह सकते हो, ब्राह्मण व्यापारी था, मतलब मध्यम वर्ग का था। तो ये एक ऐसी रचना है, ऐसा पहली बार गुप्त काल में हुआ है कि किसी कवि ने, किसी संस्कृत के विद्वान ने राज परिवार को छोड़कर मध्यम वर्ग के नाटक पात्र को इसने बनाया था। तो ये पात्र वाली बात याद रखना। इसी बात के कारण ये मर्चकटिकम प्रसिद्ध हुआ था। ये मर्चकटिकम इसी बात के कारण ये प्रसिद्ध हुआ था कि मध्यम वर्ग का इसने एक नाटक का पात्र बनाया था। ठीक है ना। तो मर्चकटिकम शूद्र की रचना है, 10 अंकों में विभाजित है। मिट्टी के खिलौनों की गाड़ी इसका अर्थ होता है। ये इसका एक वसंत सेना और चारुदत्त का इसमें प्रणय कथा का उल्लेख है। संस्कृत में रचित है और मुख्य बात ये भी एक नाटक और मध्यम वर्ग को इसका पात्र बनाया गया है। ये इसी कारण ये सबसे प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है। ये लाइन एग्जाम में दे सकता है कि किस ग्रंथ में, किस ग्रंथ का पात्र मध्यम वर्ग का मध्यम वर्ग को रखा गया था। इस प्रकार का प्रश्न घुमा के आपको कभी भी दे सकता है। तो जितनी बात मर्चकटिकम के बारे में हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो मैंने बात यहाँ पे लिख दी है और उम्मीद है कि आपको ठीक ठाक लग रहा होगा, है ना। अभी तो शुरुआत है विद्यार्थियों, 50 क्लास जब हो जाएगी ना, 50 क्लास पूरी होने के बाद कोर्स आपका होगा ना, तो आपके जो पढ़ने का तरीका और जो आपका लेवल होगा ना वो डिफरेंट हो जाएगा। कभी आपका मुझे नहीं लगता कि 1% भी कभी गलत होगा। ठीक है ना। बस आप कंटिन्यू इस चीज को देखते रहना। ठीक है। प्रश्न ये हो गया मर्चकटिकम का। एक ये है, इसमें मैं थोड़ा एक बिंदु से यहाँ समझाऊंगा अभी आपको कि गुप्त कालीन कवि भारवी ने कृतार अर्जुनियम महाकाव्य की रचना की कितने सर्गों में विभाजित है। महाकाव्य याद रखना विद्यार्थी, ये छोटी छोटी बातें आपको एडवांस लेवल पे लेके जाएगी। कौन सा नाटक है, कौन सा महाकाव्य है, ठीक है ना। तो छोटी छोटी बातें आपको बिल्कुल एडवांस लेवल पे हो जाएगी। इसलिए मैं ये चीज शामिल कर रहा हूँ। देखो महाकाव्य एडवांस में मैं क्यों करवा रहा हूँ साथ में, क्योंकि ये चीजें आपको साथ में रिविजन हो रही है तो बेस्ट हो जाएगी। ठीक है ना। तो याद रखना कृतार्जुनियम की रचना किसने की थी, भारवी ने की थी। और ये कितने सर्गों में विभाजित है विद्यार्थी, याद रखना ये 18 सर्गों में विभाजित है। कृतार्जुनियम भारवी की रचना है और ये 18 सर्गों में विभाजित है। और उसमें देखो एक चीज याद रखना, कालिदास, ठीक है, और भारवी दोनों के बारे में एक चीज प्रसिद्ध है। कालिदास उपमाओं के लिए प्रसिद्ध है, उपमाओं के लिए प्रसिद्ध है। भारवी है अर्थ घोरों के लिए प्रसिद्ध है। ये बिंदु याद रखना, अर्थ घोर पूछ ले गुप्त कालीन कौन सा कवि अर्थ घोरों के लिए प्रसिद्ध है, तो विद्यार्थियों अर्थ घोरों के लिए याद रखना ये भारवी प्रसिद्ध है और कालिदास है उपमाओं के लिए। कालिदास उपमाओं देने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो याद रखना गुप्त कालीन ये 2 बिंदु है। कालिदास है उपमाओं के लिए प्रसिद्ध है। अलग से ऊपर अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि भारवी है जो अर्थ घोरों के लिए प्रसिद्ध है, अर्थ घोरों के लिए, अर्थ बताने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। तो भारवी का कृतार्जुनियम 18 सर्गों में है और ये भी एक महाकाव्य है। इतना आपको यहां से याद रखना है। 2 बिंदु ये छोटे से मैंने बताए हैं, अलग से आपने इसको नोट कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ रचनाएं देखो एग्जाम में यहां से प्रश्न डिट्टो प्रश्न आता, डिट्टो, और ये भाष वाला तो आता ही आता है चाहे कुछ भी हो जाए। देखना इस चीज को कि गुप्तकालीन लौकिक संस्कृत का प्रथम साहित्यकार। मैं आपको ये चीजें बहुत एडवांस लेवल में करवा रहा हूं, छोटी छोटी बातें हैं। भाष की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? गुप्तकालीन लौकिक संस्कृत का प्रथम साहित्यकार, लौकिक संस्कृत का प्रथम साहित्य। लौकिक का मतलब हो गया कि जनमानस, अपनी कविताओं में जनमानस को महत्वपूर्ण स्थान दिया था विद्यार्थी। बिल्कुल लोकल बिंदुओं को इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया। इसी कारण ये भाष का नाम बहुत प्रसिद्ध है और भाष का प्रश्न आता ही आता है। सीधा सा पूछता है कि भाष की कौन सी रचना नहीं है, भाष की कौन सी रचनाएं नहीं है, सीधा सा प्रश्न आता है। कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लेना। तो लौकिक संस्कृत का प्रथम साहित्यकार पूछ ले तो वो भाष है। अब भाष की प्रमुख रचनाएं याद रखना विद्यार्थियों, चौपन वासवदता,
54वासवदता 6 अंकों में, मोस्टली याद रखना विद्यार्थी, मैंने अलग से लिखा है इसके अंदर 6 अंक। 54वासवदता के कितने अंक है? 6 अंकों में लिखा गया। मैं इसका पूरा डिटेल से भी चर्चा करूंगा, ठीक है ना। फिर ये प्रतिज्ञा, योगाध्यायन, दरिद्र चारुदत्त, अविमारक, प्रतिकमा, अभिषेक, बालचरित, पंचरात्र, मध्यमा वयोग, दूत वाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार और उरुभंग, ये कहते हैं कि भास के 13 नाटक माने जाते। इनका थोड़ा विषय मैं आपको थोड़ा बता दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल। ये सारे विद्यार्थी नाटक है, याद रखना। जितने भी ये 13 है ना, ये 13 सभी के सभी क्या है? नाटक है। 13 के 13 ये सभी क्या है? नाटक माने जाते हैं। तो नाटकों के बारे में बता रहा हूं, महाकाव्य के बारे में भी मैं आपको साथ में लेके चल रहा हूं, ठीक है ना। तो भास की ये 13 रचनाएं हैं और सबसे प्रसिद्ध है 54वासवदता, जो कहते हैं कि 6 अंकों में विभाजित है। और इनके बारे में 2-3 बिंदु मैं आपको और बता देता हूं। जैसे एक है संस्कृत साहित्य का दुखांत नाटक उरुभंग, याद रखना मोस्टली विद्यार्थी। संस्कृत साहित्य का दुखांत नाटक, संस्कृत साहित्य का दुखांत नाटक, याद रखना विद्यार्थी। मोस्टली अलग से इसको आप लिख लेना, आप किताबों में ये सिर्फ नाम ही दे रखोगे, इतना नाम भी नहीं दे रखोगे, फिर भी नाम दे रखे हैं, तो ये याद रखना। उरुभंग है ना, उरुभंग, ये संस्कृत साहित्य का दुखांत नाटक। दुखांत नाटक क्यों है? क्योंकि इसमें दुर्योधन होता, दुर्योधन है ना, तो दुर्योधन का युद्ध में उपहास उड़ाया गया है। उरुभंग का होता मतलब होता है जंगा, जांग नहीं होती, जांग, उरुभंग का मतलब होता है जांग। तो दुर्योधन के युद्ध के दौरान उसका उपवास उड़ाया गया था, उसके जांग कहते हैं कि घायल होने के बाद का यह घटनाक्रम है। तो ये दुखांत नाटक के रूप में संस्कृत साहित्य में ये प्रसिद्ध विद्यार्थी। एक तो याद रखना, एक 54वासवदता 6 अंकों में है, ये याद रखना। और मैं थोड़ा और बता देता हूं, प्रति नाटक, प्रति नाटक कहाँ है? अंकों में प्रत्यय हो गया, ये हो गया, कर्णबाल हो गया, हाँ प्रतिमका, ठीक है। ये रामायण का चरित्र है, रामायण। बाकी सब लगभग महाभारत के हैं। रामायण का कथानक यहां से लिया गया है, रामायण का कथानक यहां से लिया गया है। तो भास के बारे में 4-5 चीजें याद रखनी है। एक तो ये पूरे याद रखने, रटने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं विद्यार्थियों, कोई ऑप्शन नहीं, रटने ही पड़ेंगे आपको। भास की 13 नाटक आपको रटने पड़ेंगे। फिर 54वासवदता का 6 अंकों में याद रखना है। और उरुभंग विशेष रूप से याद रखना है, संस्कृत साहित्य का दुखांत नाटक है। और प्रतिमा का विशेष रूप से कहते हैं कि रामायण का कथानक से यहाँ लिया गया है। और ठीक है, बाकी सब बढ़िया है, 6 अंकों में है। वस्त्राज उदयन और वासवदता, है ना, ये इसका कथानक पूछ लेना तो वस्त्राज उदयन, वस्त्राज उदयन और वासवदता की प्रेम कहानी का इसके अंदर वर्णन मिलता है। ये दुखांत वाला मुझे जहां तक लग रहा है, ये मुझे सबसे मोस्टली लग रहा है। बाकी रचना तो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये भास के बारे में था। ये रामायण का कथानक है, बाकी लगभग सब महाभारत से लिए गए हैं, कथानक लगभग महाभारत के हैं। तो ये प्रतिक्रमा वाला याद रखना, ये रामायण का कथानक से लिया गया है, ठीक है। गुप्तकालीन अन्य रचनाओं में देखो आप, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस तथा देवी चंद्रगुप्त की रचना की। ये विशाख दत्त वाला भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि प्रश्न यहां से भी बनता है। इसमें एक बिंदु आपको याद रखना है कि मुद्रा राक्षस नाटिका विहीन ग्रंथ है, नायिका, नायिका विहीन ग्रंथ, मोस्टली याद रखना विद्यार्थी। ये मैं बता रहा हूं, जो मैंने कहा ना कि संस्कृत का दुखांत नाटक उरुभंग वाला, और मुद्रा राक्षस है वो जो नायिका विहीन ग्रंथ है, ये विशाख दत्त की रचना है। देवी चंद्रगुप्त भी इसने लिखी थी। एक है भाम्य का काव्य अलंकार, दंडिन का काव्य दर्शन और 10 कुमार चरित, याद रखना, दंडिन का काव्य दर्शन
और 10 कुमार चरित्र। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ये भी गुप्तकालीन है। चंद्र गोविंद ने चंद्र व्याकरण लिखी थी, ये भी गुप्तकालीन है। कामंदक का नीतिसार ये भी गुप्तकालीन है। वात्स्यायन का कामसूत्र ये भी गुप्तकालीन है। नारायण भट्ट की हितोपदेश ये भी गुप्तकालीन मानी जाती है। तो ये कुछ अन्य रचनाएं हैं जो गुप्त काल में लिखी गई थी। कभी कभार मिलाने वाला प्रश्न बन जाता है, तो वहां दो तो मिल जाए परंतु दो नहीं मिले, तो इसलिए मैंने थोड़ा एडवांस में इसको करवा दिया। मुद्रा राक्षस वाले बिंदु याद रखना, नायिका विहीन ग्रंथ है, ये मुझे लगा कि अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। बाकी ये दो तो है ही है, हमेशा बनते ही बनते हैं। भरत मुनि वाला सबको ही पता, 10 कुमार चरित्र वाला, ये दंडिन वाला थोड़ा आपको याद रखना। और हितोपदेश कहते हैं कि 4 भागों में विद्यार्थी, ये जहां भी मुझे जानकारी मिल रही है ना भागों वाली, ये मैं साथ में एडवांस में थोड़ा कर पा रहा हूँ। नारायण भट्ट की हितोपदेश 4 भागों, ठीक है। तो कुछ ये अन्य रचनाएं थी और मुझे लगता है कि आपके बात समझ में आ गई, ठीक है। कुछ और प्रश्न देखो आप। एक ये बहुत शानदार प्रश्न बनता है विद्यार्थियों। एक तो सीधा ये प्रश्न बन जाता है कि विष्णु शर्मा के पंचतंत्र के बारे में कौन सा कथन सही है। विष्णु शर्मा की एक रचना है पंचतंत्र। पंचतंत्र का विषय क्या है, पंचतंत्र के बारे में थोड़ी डिटेल जाननी है, क्योंकि इतना प्रश्न बन चुका है कि पंचतंत्र किसकी रचना है, तो वो विष्णु शर्मा की रचना है। तो पंचतंत्र के बारे में देखो, ये निदर्शन शास्त्र का उदाहरण है, निदर्शन शास्त्र का उदाहरण है। इसमें अमर कीर्ति नामक राजा के मूर्ख पुत्रों को शिक्षा देकर विद्वान बनाने के लिए की गई थी। ये इसका मुख्य रचना विद्यार्थी, ये इस उद्देश्य से लिखी गई थी कि ये जो अमर कीर्ति नामक राजा था ना, इसके 5 पुत्र थे विद्यार्थी, 5 मूर्ख पुत्र। पंचतंत्र कह रहा ना, ये पंचतंत्र। पंचतंत्र तो इसमें 5 तंत्र और अलग से है, मैंने लिखे हैं, परंतु ये मुख्य रचना इस उद्देश्य से की गई थी कि जो मूर्ख पुत्रों को है उनको पढ़ाकर विद्वान बनाने के लिए ये रचना रची गई थी, ठीक है ना। इसमें पंचतंत्र है, देखो, मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रमाण और अपरीक्षित कारक, ये 5 तंत्र है विद्यार्थियों। इसमें इसको इसलिए इसको कहते हैं कि पंचतंत्र इसको कहा जाता है। मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, ठीक है ना। ये ऐसे बिंदु हैं। देखो, इन मूर्खों को विद्वान बनाने के लिए तो बनाना पड़ा ना, तो मित्र में भेद करना कि कौन सा मित्र सही है या नहीं है, मित्रों के क्या क्या लाभ हैं, संधि विग्रह मतलब अन्य के साथ संधि कैसे, लब्ध प्रमाण मतलब अपने लिए अपरीक्षित कारक, ये 5 ऐसे बिंदु हैं जिसमें इस पर चर्चा की गई थी। इन 5 पुत्रों को ये 5 बिंदुओं के आधार पर इसको अध्ययन करवाया गया था। तो पंचतंत्र के ये 5 तंत्र विद्यार्थी पूछ सकता है कि पंचतंत्र में कौन सा तंत्र शामिल नहीं है। इसके पद रामायण, महाभारत और प्राचीन नित्य ग्रंथों से लिए गए हैं, ठीक है। पंचतंत्र का अरबी अनुवाद कलीला व दमना कहलाता है। ये वैसे रचा गया था मुगल काल में, इसकी कहते हैं कि फारसी अनुवाद किया गया था, अरबी अनुवाद किया गया था, कलील या दमना के नाम से इसको किया गया था, ठीक है ना। तो पंचतंत्र के बारे में छोटी सी जानकारी है। अमर कीर्ति के नामक राजा के 5 पुत्रों को दीक्षित करने के लिए विशेष रूप से विष्णु शर्मा ने रचना की थी। और ये 5 तंत्र विद्यार्थियों याद रखना, अगर कोई पूछने लायक प्रश्न है तो यहाँ से आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, एक अगला प्रश्न है, अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश के बारे में कौन सा कथन सही। यहाँ से भी अच्छा प्रश्न बनता है, क्योंकि अमर सिंह भी नवरत्नों के रूप में शामिल था। अमर सिंह का भी वही योगदान है जो कालिदास का है। कालिदास थोड़ा प्रसिद्ध रहा है और अमरकोश में ये अमर सिंह थोड़ा कम रहा है। इसे संस्कृत का विश्व कोश कहा जाता है। देखो विद्यार्थियों, इस रचना का महत्व कम नहीं है। अमरकोश संस्कृत का विश्व कोश कहलाता है, संस्कृत का विश्व कोश कहलाता है। इसका अन्य नाम लिंगा अनुशासन है। सबसे मोस्ट अगर कोई प्रश्न बनता है तो ये प्रश्न बनने लायक प्रश्न है, क्योंकि देखो विद्यार्थियों, जो सामान्य है ना, सामान्य वो एग्जामिनर कम देखता है। एग्जामिनर को लगता है ना कि ये चीज रिलेटिव है, पढ़ी हुई होगी विद्यार्थियों की या नहीं होगी, तो यहाँ कंफ्यूजन करता है। सीधा ये उत्तर ऑप्शन देगा आपको कि गुप्तकालीन कौन सी रचना, गुप्तकालीन लिंगा अनुशासन किसकी रचना है, प्रश्न दे देगा। तो अमरकोश तो सबको ही याद है विद्यार्थियों, परंतु ये लिंगा अनुशासन, ये इसका अन्य नाम मिलता है, ये थोड़ी हिडन जानकारी है, आप अलग से इसको नोट कर लो। ये 3 कांडों में है, याद रखना भैया। अमरकोश कितने कांडों में है, 3 कांड में विभाजित है, इसलिए इसको त्रिकांड भी कहते हैं,
अमरकोश का सबसे प्रसिद्ध टीकाकार स्वामी भट्ट है। शीर ऐसा नाम मिलता है, शीर स्वामी भट्ट, शीर स्वामी भट्ट इसका टीकाकार। मतलब इस पे बाद के समय में इस पे ऊपर टीका लिखे गए थे, बहुत सारी टीकाएं लिखी गई थी, मुख्य ग्रंथों के ऊपर बहुत सारे ऐसे टीकाकार रहे हैं। वो स्वामी, वो उसको हमारा विषय नहीं है, बाकी जब हम आगे पढ़ते हैं ना तो वहां आता है ना। तो अमरकोश के बारे में मुख्य बिंदु आपको संस्कृत का विश्वकोश कहलाता है। अन्य नाम मुझे जहां तक लग रहा है एग्जामिनर पूछने लायक ये बिंदु है लिंगानुशासन। ठीक है, ये 3 कांडों में विभाजित है, ये भी अच्छा प्रश्न है। और इसके सबसे प्रसिद्ध टीकाकार थे स्वामी भट्ट भी कह सकते हैं, या शीर स्वामी भट्ट भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये अमर सिंह के बारे में रहेगा। और आज के क्लास विद्यार्थियों लगभग 1 घंटा क्लास रहेगी, और मुझे लगता है कि आपने जितना पढ़ा है ना उससे मैंने बहुत एडवांस लेवल करवा दिया है। कौन सी चीज़ें आपके पास है या नहीं है तो आप अपने नोट्स या कॉपी में ऐड कर लेना। जीरो रूप से शुरू कर रहे हैं तो नोट्स बना लेना। विद्यार्थियों ये क्लास आज देख रहे हो, आज के 5 साल बाद देख रहे हो, ये इसकी उतनी ही उपयोगिता रहेगी। अब इस गुप्तकालीन साहित्य में एक बिंदु रह गया है विज्ञान वाला, ठीक है ना। एक तो आर्यभट्ट हम पढ़ने वाले हैं और एक है वराहमिहिर। वराहमिहिर हम 2 बिंदु हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। 2 या 3-4 प्रश्न बनेंगे, अगली क्लास में मैं उसको शामिल कर दूंगा। ठीक है, 2 बिंदु बचे हैं, बाकी मैंने कंप्लीट करवा दिया है आपको, कुछ भी नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, पूरा 0 से एडवांस लेवल मैंने आपको करवा दिया। बाकी कल के क्लास में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्लास कैसी लगी अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर शेयर करना, क्योंकि हाँ मैं कोई परफेक्ट इंसान नहीं हूँ। हम माना कि कमियां हर इंसान में होती है, परंतु उसमें सुधार करेंगे, हम उसमें और विस्तार करेंगे और विस्तारवादी सोच के साथ हम पढ़ेंगे। अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर देना ताकि हमारा पढ़ाने का उद्देश्य सफल हो। ठीक है, धन्यवाद विद्यार्थी।